प्रणाम दोस्तों। 20 डेज ऐसे चैलेंज का ये तीसरा दिवस है। आज हम लोग इस चैलेंज में तीसरे दिवस में टॉपर्स आंसर को देखेंगे। टॉपर आंसर के लिए मैंने DYSP सुधा मैम के ऐसे को लिया है, जिसमें 69 BPSC में इनका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया था, 210 नंबर। 210 नंबर मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है ऐसे के लिए, और वो आपको लिस्ट में एक अच्छा रैंक दिलाने के लिए काफ़ी होता है। अगर आपके GS पेपर के भी अंक खराब हो गए हैं तो ऐसे का पेपर जो है आपको उससे बाहर निकाल के आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो इस टॉपर आंसर सुधा मैम के ऐसे कैसे हम सीखेंगे कि ऐसे में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना होता है। मेनली इसमें कुछ चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते चलेंगे, जैसे इन्होंने कोड का कैसे प्रयोग किया है, इंट्रोडक्शन इन्होंने कैसे लिखा है, डेटा का इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है, पैरा इन्होंने कैसे चेंज किया है, पहले इन्होंने ऐसे में कौन कौन सी समस्याएं बताई है, उसके बाद उसके समाधान क्या लिखे हैं, और उसके बाद फिर एक अच्छा निष्कर्ष कैसे लिखा है। तो इन बातों को हम ध्यान देते चलेंगे और एक सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे ऐसे को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं। पहला ऐसे है, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, भारत गांवों का देश है। ये कोट से इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद बताती हैं इंट्रोडक्शन में, भारत में लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में कार्यों में संलग्न है। एक डाटा इन्होंने लिखा 80%। भारत के निर्यात मदों में कृषि आधारित उत्पादों की अधिकता भारत को कृषि का सुदृढ़ीकरण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करके अवसर प्रदान कर रही है। कृषि व्यवस्था में सुधार युवा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को भी सहयोग करेगा। ये इन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया और एक बहुत ही संतुलित इंट्रोडक्शन इसको माना जा सकता है। उसके बाद ये अगले पैरा में डेटा से शुरू करती हैं कि PLFS पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे के अनुसार 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण बेरोजगारी 5.4% है। यहाँ पे इन्होंने डाटा इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे देखेंगे कैसे कैसे डाटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके निराकरण में कृषि क्षेत्र उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत में अधिकांश कृषि निर्वाह प्रकृति की है, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है। कृषि के इस स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। पहले तो इन्होंने समस्या बताया, फिर उन्होंने उसकी ज़रूरत बताई कि क्या करने की आवश्यकता है, यहाँ पे बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कीवर्ड भी ये हाईलाइट कर रही है, जैसे निर्वाह प्रकृति की। ठीक है, यहाँ पे निर्वाह प्रकृति कृषि है, ये इन्होंने बताया है, तो इसको ध्यान देते चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए निर्वाह प्रकृति कृषि है, खाद्यान्न फसल, यहाँ पे कीवर्ड इसको मानते, कीवर्ड लेके चल रही हैं, तो हम लोग कीवर्ड भी ध्यान देते चलेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे अब देखते हैं कि भारतीय कृषि स्वरूप में सिंचाई, फसल विविधीकरण, जोतों का आकार, यंत्रीकरण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ सिंचाई का प्रचलन है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बाढ़ सिंचाई का बताया, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे, जिसमें सिंचाई हेतु प्रयोग में आने वाले जल का उपयोग 70% भौम जल का होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 65% नलकूप सूख चुके हैं। डाटा लिखा है यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, सिंचाई की इस बाढ़ तकनीक को टपकन व स्प्रिंकल सिंचाई स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने पहले तो समस्या बताया कि क्या समस्या है, कैसे समस्या हो रही है, और जल कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए जल का जब प्रॉब्लम है तो हमें कम जल उपयोग करने वाला साधन अपनाना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने टपकन और स्प्रिंकल सिंचाई के लिए जरूरत बताई। पहले वो समस्या बता रही हैं, उसके बाद हर पैराग्राफ में समाधान भी उसका बताते चल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में जोतों का आकार अत्यंत छोटा है। ठीक है, जिसका मूल कारण पारिवारिक आधार पर भूमि का विभाजन है। भूमि का विभाजन हो गया, इसकी वजह से जोत छोटा छोटा है। ज्ञात हो गया बिहार में औसत जोत 0.39 हेक्टेयर है। देखिए बिहार का इन्होंने डाटा लिखा है यहाँ पे। तो आपको भारत और बिहार दोनों डाटा का इस्तेमाल करते चलना है, बैलेंस रखना है आपको, तब यहाँ पे ऐसे जो है ना एक बहुत ही सुंदर ऐसे निकल के आता है। फिर छोटे जोतों के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है, यंत्रीकरण का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने के जैसी समस्या देखी जाती है। इस हेतु चकबंदी कानून के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। देखा इन्होंने ना चकबंदी कानून का फिर जरूरत बताई। यहाँ पहले ऊपर समस्या बताई, फिर नीचे आगे यहाँ समाधान बता रही है। तो कितना अच्छा, ऐसे हर पैराग्राफ में ही उसका सोल्यूशन मिलते जा रहा है। तो इस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं। फिर आगे देखते हैं, कृषि को उद्योग का रूप देने हेतु कृषि यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अब यंत्रीकरण से संबंधित एक पैरा उन्होंने स्टार्ट किया। कृषि यंत्रीकरण से मूल आशय, अब कृषि यंत्रीकरण उन्होंने समझाया है
कृषि यंत्रीकरण से मूल आशय कृषि कार्यों में पारंपरिक उपकरणों के स्थान पर मशीन का प्रयोग है। भारत में वर्तमान समय में ये कृषि यंत्रीकरण का प्रतिशत 40% है। देखिए कितना इनको डाटा अच्छे से याद है, वहाँ पे डाटा इन्होंने सही समय से संतुलित उपयोग किया है डाटा का। जो अमेरिका में 96% तथा चीन में 88% है। कृषि लागत में कमी एवं उत्पाद में वृद्धि हेतु यंत्रीकरण नितांत आवश्यक हो गया है। ठीक है, समाधान भी इन्होंने बता दिया। यद्यपि भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 1966-67 का हरित क्रांति प्रमुख है। ठीक है, हरित क्रांति के कारण देश खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर चुका है। वर्तमान आवश्यकता है कृषि के आधार पर प्रत्येक ग्राम को सशक्त बनाने और हब बनाने का, निर्यात हब बनाने का। अब देखिए कितना अच्छा निर्यात हब इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया ना, की वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स को, ये ऐसे ही वर्ड यूज़ करना है आपको। उसके बाद भारत सरकार द्वारा कृषि में कार्यों में अतिरिक्त पशुपालन एवं मत्स्य, अब देखिए उन्होंने कृषि के मेन भाग को बता दिया, फिर पशुपालन और मत्स्य पे इन्होंने आ गई। ये भी कृषि संबंधी क्षेत्र है को शामिल करने के सराहनीय कदम है, जो कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार के साधन के सृजन करने में सहायक है। यहाँ से भी तो रोजगार सृजन हो सकता है ना, कृषि एवं पशुपालन से। ज्ञात हो कि गाँवों में तालाब की पर्याप्त संख्या मत्स्य पालन को बढ़ावा देने में सहायक है। मत्स्य क्षेत्र के भारत की जीडीपी में 1% का योगदान इसकी महत्ता का परिचायक है। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने डाटा का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ऐसे छोटे छोटे जो डाटा है ना, आप कलेक्ट करेंगे और वो जो है ना ऐसे में आप डालते रहेंगे, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ यूज़ करते रहेंगे उससे। इससे ऐसे जो है ना और भी ज़्यादा लॉजिकल और भी ज़्यादा मतलब आपको सपोर्ट करता है, फिर पढ़ने में अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही बात हवा में नहीं कर रहे हैं। पशुपालन को आधार बनाकर गाँव में दुग्ध उत्पादन, अब देखिए पशुपालन के बाद फिर उन्होंने दुग्ध उत्पादन पे आ गई। दूध उत्पाद के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत में वर्तमान समय में दूध आधारित सहकारी समितियों का विकास आर्थिक कार्यों को गति प्रदान कर रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में 483 दुग्ध सरकारी समितियां हैं। देखिए कितना अच्छा डाटा इनको याद है, यहाँ पे उन्होंने इसका इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे चलमान है, यह क्षेत्र गाँव में श्वेत क्रांति की निरंतरता के सहायक है। वर्ड देखिए, वर्ड बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने इस्तेमाल किया है। कृषि क्रांति में निरंतरता, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, वही ऐसे के आपको फ्लो देते हैं। जब ऐसे में एक अच्छा फ्लो आता है ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लिखते हैं ना, तब ऐसे में एक फ्लो आता है पढ़ने में, इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट लगता है। भारत में खाद्य आहार में सुधार तथा कृषि उत्पादों में रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए जैविक कृषि का प्रचलन किया जा रहा है। अब देखिए नए टॉपिक पे आ गई है, जैविक कृषि के, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, फिर उसके बाद देखिए जैविक कृषि पे, जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण और सतत विकास की, देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज है इन्होंने, सतत विकास में सहयोगी हैं। ऐसे ही आपको वर्ड्स भी कलेक्ट करने हैं। सपोज कीजिए जो वर्ड आप यूज़ नहीं कर पाते हैं बार बार, उसको लिख के रखिए और उसको ना देखते रहिए बार बार। फिर वर्ड जो है ना आपके फिर आंसर में आने लगेंगे, वर्ड अच्छे अच्छे वर्ड जो होते हैं। कि पहले जैविक राज्य सिक्किम ने संपूर्ण देश में सकारात्मक संदेश दिया है, जो खाद्य व्यवहार को सुधारने के साथ साथ उपयोग को विस्तार देने में भी सहायक है। बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया राज्य में युवाओं को जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन कर रहा है। देखिए यहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है ना, जैविक कृषि होगा तो रोजगार सृजन होगा, और रोजगार जब सृजन होगा तो गांव में अर्थव्यवस्था जो है वो और ज़्यादा उन्नत होगी। बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु 92,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि का लक्ष्य रखा गया है। देखिए सेटिस्फाई कर दिया इन्होंने डाटा देकर। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु नीम कोटेड यूरिया तथा नैनो उर्वरक का प्रचार भारत सरकार, अब देखिए उर्वरक का इन्होंने बात किया है यहाँ पे, और कितने अच्छे वर्ड लेके आए हैं इन्होंने। प्रचार भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पाद में रसायनों को कम किया जा सके और मृदा उर्वरता बनाया जा सके। नैनो उर्वरक संयंत्रों की स्थापना भी युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का साधन बनेगी, है ना। देखिए कितना अच्छा है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को आधार बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कृषि उत्पाद के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। अब देखिए खाद्य प्रसंस्करण का बात होने लगा इनका। देखिए कृषि के हर पहलू को उन्होंने छुआ है, पहले समस्या ही बताया, फिर उसका समाधान बताया है, फिर उन्होंने ये लिंक किया है कि कैसे अर्थव्यवस्था को ये मदद पहुंचाएगी। अब देखिए निर्यात से जोड़ दिया अगले पैराग्राफ में इन्होंने। कृषि को निर्यात उन्मुखी बनाने हेतु सिंचाई, मृदा उर्वरता, यंत्रीकरण आदि को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। सिंचाई में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा इजराइल के साथ तकनीक आधारित समझौता किया गया है। साथ ही टपकन सिंचाई व स्प्रिंकल सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु PM कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है।
बिहार के बजट के 10 सूत्री में से छठा सूत्र कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को शामिल किया गया। देखिए कितना अच्छा इन्होंने, ये भी उनको याद है अच्छे से, तो इसको इन्होंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। साथ ही कृषि रोडमैप 4 के द्वारा ग्रामीण कृषि में दलहन तिलहन के साथ साथ अन्य नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टपकन कृषि विधि के प्रयोग का लक्ष्य कृषि व्यवस्था में सुधार करने में सहायक होगा। भारत सरकार द्वारा संचालित एक जिला एक उत्पाद, अब देखिए प्रोडक्ट से संबंधित आ गए इनका, एक जिला एक उत्पाद, अमृत सरोवर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये सब योजनाएं जो है ना याद रखते हैं ना आप, इनके योजनाओं के एटलीस्ट नाम भी आप याद रखते हैं तो उसको ऐसे में यूज़ करेंगे आप। ऐसे में जहाँ यूज़ करेंगे तो उसका जो ऐसे का जो क्वालिटी है ना वो आपका बढ़ता जाएगा। नियमित प्रशिक्षण बिहार सरकार द्वारा घोषित चौपाल ऐप, देखिए अब छोटी छोटी चीज़ों को ही जोड़ के ना ऐसे बनता है। ऐसे के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने छोटे छोटे चीज़ को अगर कोई सपोज कर लीजिए, आप क्रिसमस ट्री होता है तो क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए ना बहुत सारे बल्ब लगाते हैं, छोटे छोटे लाइट्स लगाते हैं, बहुत सारे चमकने वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, उसमें गुब्बारे लगाते हैं, तब जो और अच्छा लगता है वो। इसी तरह ऐसे का भी है, जितना ज़्यादा टाइप का आप मसाला डालेंगे और चीज़ें इंग्रेडिएंट डालेंगे ना वो टेस्टी बनते जाता है। फिर 25,000 हेक्टेयर पर बागवानी मिशन आदि कृषि उत्पादों की अधिकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। स्पष्ट है कि कृषि आधारित सुदृढ़ भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विजन इंडिया @ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, गरीबी निवारण के साथ साथ वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नेतृत्वकर्ता बनाने में सहायक होगी। अब देखिए इन्होंने सारे वर्ड्स को ना इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर लिया, डाल दिया इन्होंने निष्कर्ष में। बहुत ही प्यारा ऐसे इन्होंने लिखा है इस तरीके से। तो अब देखिए है ना, अब चलते हैं अगला देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपको सेम बातों पर ही ध्यान रखते जाना है, कीवर्ड्स, डाटा और पैराग्राफ, ये सब चीज़ में, तभी आप अच्छा पहले ऐसे को समझिए कैसे लिखते हैं। तो आप पहले हम लोग टॉपर्स के आंसर से सीख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने पे आएंगे कि और ऐसे में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग को क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। फिर आपको एक संतुलित तैयारी आपको लेकर चलूँगा मैं वहाँ पे। पहले इससे सिखा रहा हूँ कि टॉपर के आंसर से क्या सीखना है और क्या पढ़ के देखते हैं इसमें हम लोग। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कोट का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे देखिए, मैं किसी समाज में प्रगति का आकलन उस समाज की स्थिति स्त्रियों के विकास के परिमाण से के आधार पर करता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहले ऐसे में भी जो ऊपर का ऐसे था उसमें भी उन्होंने कोट का इस्तेमाल किया था, यहाँ भी उन्होंने कोट का इस्तेमाल कर दिया। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उपरोक्त पंक्तियाँ किसी समाज व राष्ट्र में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का आकलन करने में उपयोगी है। सामान्यतः महिला सशक्तिकरण से आशय महिला का स्वयं के जीवन में निर्णय लेने, आर्थिक मजबूती प्राप्त करने से है। 22वीं शताब्दी के इस दौर में मानव सभ्यता की आधी आबादी आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी का संघर्ष झेल रही है। कितना अच्छा इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है। ऊपर जो बातें बताई उनके कोट से उठा के फिर उसकी समस्या बता के इन्होंने एक समस्या आपके सामने, एक प्रॉब्लम इन्होंने रखा। अब आगे जाएंगे ना, इस प्रॉब्लम का समाधान बताएंगे वो, जितना प्रॉब्लम इन्होंने रखा है राजनीति में। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, सिमोन दे बोवोर। देखिए अब फिर इन्होंने एक कोट का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा है कि कोट का इस्तेमाल करते जा रही हैं बार बार, सुंदर लगता है ऐसे। इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण समाज के पैमाने पर होता है, जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में एक बाधा सिद्ध हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल आशय लोकतंत्र प्रक्रिया में निर्णय लेने एवं नीति निर्माण में स्तर पर महिलाओं की भागीदारी। अब देखिए इस पैराग्राफ में ये समझाई है कि आखिर राजनीतिक सशक्तिकरण होता क्या है। पहले ये हम जानेंगे तब तो राजनीतिक सशक्तिकरण, तो पहले जानना जरूरी है कि राजनीतिक सशक्तिकरण होता क्या है। उसके बाद राजनीतिक भागीदारी का स्तर भारत में संसद, राज्य विधायिकाओं तथा स्थानीय स्वशासन के आधार पर बटा हुआ है, जिसमें महिलाओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। अब ये समस्या बताने लगी यहाँ पे क्या क्या स्थिति है। भारतीय संसद में महिला सांसदों का प्रतिशत मात्र 15% ही है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से भी कम है। यहाँ पे इन्होंने डाटा का भी एक प्रयोग किया ना, यहाँ पे डाटा का प्रयोग किया इन्होंने। राज्य विधायिकाओं में महिला विधायकों का प्रतिशत मात्र 8% है। देखिए संसद का ही बताई और राज्य का ही बता रही हैं।
इन्होंने बहुत अच्छे से डाटा का इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो हम लोग भी करेंगे आगे चल के। डाटा को मैं बताऊंगा, सारा डाटा आपको लिख के दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। महिला का न होना चिंताजनक स्थिति दर्शाता है। यह महिलाओं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं मिजोरम की राज्य विधायिका का एक भी महिला सदस्यों का न होना चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधक है। पंचायत व शहरी स्थानीय निकाय में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मजबूत साधन रहे हैं, जिसमें महिला प्रतिनिधित्व हेतु 1/3 सीटों का आरक्षण सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। यद्यपि भारतीय समाज में विकृत नवाचार मुखिया पति पार्षद पति के नकारात्मक वातावरण का भी सृजन किया है। अब समस्या यहाँ ही बता दी कि ये सब तो बातें तो हैं, लेकिन समस्याएं भी हैं, है ना। मुखिया पति पार्षद पति नकारात्मक वातावरण का सृजन, अब ये बता दी समस्या। निर्णय निमाह के इतर मतदान देने में जागरूकता का आकलन भी राजनीतिक मजबूती में मापने में सहायक है। आज के डिजिटल भारत में महिलाएं भी अपना मतदान पहचान पत्र गर्व के साथ लेकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सादारी ले रही हैं। ठीक है। यद्यपि महिलाओं की भागीदारी को राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण पदों में भागीदारी तथा दल प्रमुख तक बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये समस्या का एक बता दी ना, यहाँ पे क्या समाधान करना चाहिए। यानी कि जो पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर है ना, उसमें महिलाएं नहीं हैं, तो केवल बस वोट देने से तो नहीं काम चलेगा सशक्तिकरण। मुख्य पदों पर महिलाओं को पहुंचना पड़ेगा। इस वजह से ये बता रही हैं कि वहां पहुंचाने की आवश्यकता है। भारत में संविधान के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य घोषित है, जिसमें राजनीतिक न्याय का एक प्रमुख स्तंभ है। इसकी पुष्टि भारतीय प्रस्तावना के साथ साथ मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिसमें विधि के शासन के अनुसार अनुच्छेद 15 के आधार पर लैंगिक विभेद की मनाही है। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जो बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। यदि भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों का आकलन करें तो भारत में राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान समय में महिला का पद स्थापित होना तथा मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण मंत्री पदों तथा वित्त मंत्री, परिवार एवं बाल कल्याण मंत्री के रूप में महिला सांसदों का चयन भारत के उभरते राजनीतिक परिदृश्य। अब ये सुधार भी बता रही हैं कि क्या क्या अभी तक किया गया है, यानी कि महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं आने लगी हैं। अब महिलाएं आने लगी हैं तो यानी कि सशक्तिकरण जो है हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं। भारत के नए संसद भवन में पहला विधेयक नारी उत्थान से संबंधित पेश करना, उससे अधिनियम का रूप देना भारत की प्रगतिशीलता का घोतक है। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं हेतु 33% सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इससे संविधान के 330 अनुच्छेद द्वारा लोकसभा, अनुच्छेद 332A के द्वारा विधानसभा तथा 279A के द्वारा दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण को शामिल किया गया है। ठीक है, उसका बता दिया डिटेल उन्होंने कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही बेहतर एक कदम उठाया गया है, बहुत ही प्रगतिशील कदम। तो उस कदम को बताना जरूरी है। अब वो करंट में भी चल रहा था तो बताना जरूरी है वहाँ पे। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, संस्कृत में इन्होंने एक पंक्ति लिख दिया यहाँ पे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में लैंगिक भागीदारी 25% तक बढ़ गई है। डाटा इनको बहुत अच्छे से लिखा है, लैंगिक भागीदारी बढ़ गई है, जो सकारात्मक संकेत है। राजनीति में महिलाओं के शामिल होने से महिला संबंधी मुद्दों का समाधान, अपराध दर में वृद्धि तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती है। अब बता रही हैं कि सशक्तिकरण होगा जब तो क्या होगा, है ना। सशक्तिकरण होने से क्या होगा, तो बता रही हैं कि महिलाएं जब सशक्त होंगी तो वो आज जो अपराध नहीं दर्ज करा पाती हैं अपराध दर्ज कराएंगी। ठीक है, उसके बाद मुद्दों का समाधान होगा अच्छे से, महिला संबंधी मुद्दों का। महिलाएं अगर ऊपर के पदों पर हैं ही नहीं तो महिला संबंधी जो मुद्दे हैं वो उठ नहीं रहे तो समाधान नहीं हो रहे हैं। इसलिए महिला को सशक्तिकरण जरूरी है, समझा रही हैं। स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि से ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की समस्या का निराकरण होता है। इससे नीति निर्माण में बॉटम अप्रोच, नीचे से यानी कि चलते हैं, बॉटम अप्रोच का समावेश होता है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं में 50% आरक्षण की नीति योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन तथा स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं का प्रतिशत वृद्धि करने में सहायक है। उसके बाद देखिए, बिहार में वर्तमान समय में 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह जो है संचालित है, जिसमें 88% महिलाएं सदस्य हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में स्थानीय निकायों में महिला भागीदारी 44% हो गई है। देखिए, डाटा का भी इस्तेमाल इन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डाटा जो है ना वही आपको ऐसे को अच्छा बनाते हैं।
अब देखिए, स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सहायक है। वस्तुतः भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण भारतीय पुरुषों की आधुनिकता की स्वीकार्यता एवं उसकी प्रगतिशीलता का सूचक परिचायक है। बहुत ही संतुलित ऐसे और उसके साथ संतुलित जो है उसका इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया यहाँ पे। अगला ऐसे देखते हैं, ये तीसरा ऐसे है जो कि कहावत से संबंधित बिहार के लोकोक्ति को संबंधित होता है। वो ऐसे है, आगू नाथ न पीछे पाछू पगहा बिन छान के कूदे गदहा। निबंध का उपयुक्त शीर्षक बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित लोकोक्ति का है। अभी उन्होंने बता दिया, क्षेत्र भी बता दिया। अगर क्षेत्र आपको नहीं पता हो कोई ज़रूरत नहीं बताने का, अगर पता है तो ठीक है। यहाँ नाथ शब्द का अर्थ मालिक अथवा स्वामी तथा पगहा व छान का शब्द का है नियंत्रण से, कंट्रोल से संबंधित है। इसका अर्थ है कि स्वामी की अनुपस्थिति में गधा अनियंत्रित हो जाता है तथा इधर उधर उछल कूद कर वस्तुओं को नष्ट कर देता है। पहले में इन्होंने एक कोड को ही समझा दिया कि क्या होता है, इस कोड का अर्थ क्या है। यह लोकोक्ति किसी भी समाज की कानून विहीन स्थिति का आकलन करने हेतु उपयुक्त है। उदाहरण स्वरूप, आदिम काल में जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तब एक मानव दूसरे मानव को भय था। शक्तिशाली वो बलिष्ठ मानव किसी भी कमजोर मानव के हत्या तथा नुकसान बाधा खाद्य पदार्थों हेतु अथवा आवास के लिए बिना रोक टोक के करता था, क्योंकि उस समय कोई स्वीकार्य नियम नहीं था। मतलब कि भय रहता था, कौन किसको मार देगा कुछ पता नहीं, क्योंकि नियम कानून है नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आचार्य चाणक्य अपनी कृति अर्थशास्त्र में इसी अराजक स्थिति को मत्स्य न्याय की संज्ञा देते हैं, जहाँ बड़ी मछली जो है छोटी मछली को निगल जाती है, अर्थात बलवान व्यक्ति कमजोर को नुकसान पहुँचाता है। इस स्थिति में राज्य का सृजन किया गया तथा नियमों का निर्माण हुआ, जिसमें स्वयं पर शासन करने हेतु राज्य का चयन किया गया। आगू नाथ न पीछे पगहा यहाँ राज्य के अस्तित्व को इंगित करता है जो स्वयं मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। राज्य क्या है, एक कंट्रोल ही तो है, जो अपने जिन पे शासन करती है राज्य उन पे कंट्रोल करती है राज्य, और यहाँ का जो जनता है उन्होंने ही राज्य को क्रिएट किया है। बुरे से बुरा राज्य भी अच्छे से अच्छे अराजक स्थिति से बेहतर है। यहाँ पे इन्होंने कोड का प्रयोग कर लिया। उसके बाद फिर चलते हैं, प्रस्तुत लोकोक्ति में वर्णित पशु का अर्थ मानव जीवन से अगर लिया जाए तब वह ज्ञात होता है कि मानव के उत्थान हेतु तथा संसाधनों के समान वितरण हेतु एक नियामक है ना, एक नियामक अर्थात नाथ की आवश्यकता होती है। J.S. मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत का यदि आकलन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि मनुष्य की सभा ने स्वयं की रक्षा करने हेतु उत्तम शासन की स्थापना हेतु राज्य को अपने अधिकार सौंपे हैं। अब देखिए, बता दी कि आखिर कैसे आया है ये निकल के, है ना। निबंध का शीर्षक इसी बात का परिचायक है कि कार्यों को बेहतर संचालन हेतु नियम की आवश्यकता होती है। नियम क्या है, एक कंट्रोल ही तो है। नियम आप पे कंट्रोल ही तो लगाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उदाहरण के रूप में, अगर सड़क ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति में अधिकांश व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, अर्थात मनुष्यों का अपना नागरिकों का व्यवहार राज्य के प्रति ट्रैफिक पुलिस को देखकर स्वयं ही उचित हो जाता है। यह छोटी सी घटना आगे नाथ नो पीछे पगहा रखने की अनिवार्यता को दर्शाता है। मतलब जैसे ही ट्रैफिक पुलिस है तो कंट्रोल में हम आ जाते हैं, तो वो एक तरीका कंट्रोल है ना। किसी राष्ट्र के उत्थान में सभी वर्गों की हिस्सेदारी को बनाए रखना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना स्वयं राज्य की जिम्मेवारी है, जो वह संविधान तथा कानूनों के माध्यम से करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान एक और नागरिकों को मूल अधिकार को सौंपता है, साथ ही वह मूल कर्तव्य को भी बात करता है, जिससे लोक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। संसद की उपस्थिति के द्वारा, ठीक है, संविधान मूल कर्तव्य को उल्लंघन पर दंड आरोपित करने की व्यवस्था करता है, जो नागरिकों का नाथ के रूप में इंगित होता है। स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र अथवा वर्ग के उत्थान हेतु किसी नियामकीय संस्था की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नियामक संस्था क्या करेगा, कंट्रोल लगाएगा आपके ऊपर। तो इन्होंने कंट्रोल को फिर बताया कि नियामक संस्था जो होती है कैसे नागरिकों पर कंट्रोल करती है। यद्यपि संबंधित लोकोक्ति में पशु की स्थिति पर विचार करता उनके लिए स्वामी की अनिवार्यता को समाप्त करे तो परिदृश्य एक नवीन आयाम ले सकता है। स्वनियामक अथवा राज्य की अनुपस्थिति के सिद्धांत को महात्मा गांधी के राम राज्य अथवा अराजकतावादी सिद्धांत से भी जोड़कर देखा जा सकता है। महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य में एक शासक की भूमिका को नगण्य माना है। ठीक है, अब वो बता रही हैं कि कैसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो उसका परिप्रेक्ष्य दिखा रही हैं। उस आदर्श स्थिति में मानव स्वयं नियामक होगा, वह नैतिकता की चरम स्थिति होगी। ठीक है, जहाँ पुलिस की राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। लोकोक्ति के अंश में कहें तो बिना नाथ के भी गधा
उत्पात नहीं मचाएगा। ये एक बहुत ही आदर्श स्थिति को लेके गांधी जी के अनुसार बता रही हैं कि क्या हो सकता है बिना नाथ के। महात्मा गांधी के राम राज्य के समतुल्य ही कार्ल मार्क्स का साम्यवादी सिद्धांत आता है, जहां मार्क्स राज्य के अस्तित्व को नकारते हैं। उनके अनुसार ऐसे चरम स्थिति उत्पन्न होगी जहां प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों तथा उत्पादन के साधनों पर सभी का स्वामित्व होगा। नैतिकता की वह चरम स्थिति आएगी जहां मनुष्य क्षमता अनुसार कार्य करेगा तथा आवश्यकता अनुसार वेतन लेगा। गांधी जी ने वही बात बताया और मार्क्स भी वही बात बता रहे हैं। कैसे स्टेट जरूरी नहीं है, अर्थात मार्क्स के साम्यवाद की स्थिति में गधा को पगहा की आवश्यकता नहीं होगी। मानव इतिहास गवाह है कि न तो महात्मा गांधी का रामराज ही आ पाया और न ही कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। इन दोनों आदर्श राज्यों की असफलता का मूल कारण मनुष्य का नैतिक पतन तथा स्वार्थ की प्रवृत्ति रही है। अपने स्वार्थ की पूर्ति में मनुष्य दूसरे के अधिकारों का भी हनन करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष, साम्राज्यवाद, सामंतवाद जैसी विकृतियां सामने आई। स्पष्ट है कि समाज निर्माण हेतु एक नियामक जरूरी है। अब इन्होंने साबित कर दिया कि एक पगहा तो जरूरी है, बिना पगहा के नहीं काम चलेगा। इन्होंने ऊपर स्पष्ट कर दिया। विश्व व्यवस्था में नियमों की स्वीकृति हेतु संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO जैसे संस्थानों की उपस्थिति तथा राष्ट्र राज्यों में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में उत्तम शासन हेतु लोकतंत्र शासन व्यवस्था की स्वीकार्यता एक नियंत्रक की आवश्यकता का परिचायक है। यह प्रस्तुत लोकोक्ति की प्रासंगिकता को दर्शाता है, जिसमें गधा नामक पशु हेतु नाथ व पगहा की चर्चा है। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने एक कंक्लूजन भी बहुत ही उत्तम तरीके का लिख दिया, एकदम बहुत ही उत्कृष्ट। तो ऐसे आपको ना चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या क्या इसमें, जैसे कि इंट्रोडक्शन इन्होंने कैसे लिखा है, उसके बाद समस्याएं बताई, समाधान उसमें से बता रही हैं, पैराग्राफ को कैसे चेंज कर रही हैं, डेटा का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं ये, है ना। उसके बाद एक अच्छा सा कंक्लूजन क्या लिख रही हैं, अच्छे वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, लोकोक्ति का कहाँ इस्तेमाल कर रही हैं। तो इन सारे एंगल पे हम अभी तैयारी करेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना अच्छा ऐसे कैसे लिखेंगे। ये बस उदाहरण था कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, टॉपर्स के ऐसे में से क्या देख के हमको चलना है, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना है। उसके बाद अभी हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये डे 3 था, जैसे जैसे हम लोग डे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मैं समझाते चलूँगा कि आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ मैं बताते चलूँगा। आपको एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको मैं काबिल बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।